सुप्रभात बच्चों। आज हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि अनुच्छेद होता क्या है और अनुच्छेद किसे कहते हैं। अनुच्छेद लेखन किस प्रकार किया जाता है, इन सब बातों पर परिचर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि अनुच्छेद अंग्रेजी के पैराग्राफ शब्द का पर्यायवाची है, अर्थात जिसे इंग्लिश में हम पैराग्राफ कहते हैं, उसी का ही शब्दार्थ अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। फिर ध्यान देंगे, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए वाक्य के समूह को, जैसे कोई एक घटना या कोई एक दृश्य अथवा किसी एक विषय पर अपने विचार जब हम लिखते हैं और वो केवल एक अनुच्छेद में, एक पैराग्राफ में लिखते हैं, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद लेखन के लिए कौन से नियम आवश्यक हैं। अब आप देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातों का होना अति आवश्यक होता है। सबसे पहले प्रश्न में ये लिखा होता है कि अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों के बीच में हो, 80 to 100 वर्ड्स, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी अनुच्छेद आप लिखते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई अधूरापन नहीं होता। कहने का भाव ये कि उस संपूर्ण पैराग्राफ को के भाव को हम एक जगह एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं। आपको उस अनुच्छेद से संबंधित संकेत बिंदु पर भी दिए होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। अगली बात है कि अपनी बात को बार बार ना दोहराएं। एक बात जो आपने कह दी है उसे दोबारा रिपीट ना करें। अनुच्छेद को निबंध की तरह अत्यधिक विस्तार नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद का ये उद्देश्य है, उसकी ये सबसे बड़ी आवश्यक बात है। इसके आगे आपके विचार क्रमबद्ध होने चाहिए, जैसे कि जो भी अनुच्छेद आप लिखने जा रहे हैं, जिस विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहे हैं, उसको लिखने का एक क्रम है। जैसे उसका अर्थ बताना, उसके कारण बताने, उसके प्रभाव बताने, उसका हल बताना और अंत में अपना निष्कर्ष देना। ये विचारों की एक श्रृंखला होती है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ ऊपर आपका सॉल्यूशन आपने, परिणाम आपने पहले बता दिए, कारण आप बाद में लिख रहे हो, उसका अर्थ कहीं और लिख रहे हो, तो आपका अनुच्छेद कभी भी सफल नहीं होगा। आपकी भाषा बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर छात्र भूल जाता है, उसको अलग अलग पैराग्राफ में लिखता है। हेडिंग बनाए होते हैं, जो संकेत दिए होते हैं, बच्चे उनके हेडिंग बना देते हैं। आपने हेडिंग नहीं बनाना, उन संकेत बिंदुओं को अपने वाक्य में सिंगल पैराग्राफ में प्रयोग करना है और अंत में अपना निष्कर्ष देना है उस पर। मैं आपके सामने एक उदाहरण अनुच्छेद का व्यक्त कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है कंप्यूटर एक अनिवार्य आवश्यकता। अब इसके लिए आपके पास संकेत बिंदु हैं: वैज्ञानिक युग, इलेक्ट्रॉनिक चमत्कार, इंसानी मस्तिष्क, प्रयोग और हानियां।
प्रिय बच्चों, ये ध्यान रखना है कि ये हेडिंग नहीं है, ये आपके सिंगल पैराग्राफ में विचारों की एक श्रृंखला है जिसको इन बिंदुओं के आधार पर आपने अभिव्यक्त करना है, उन्हें इलेबोरेट करना है, डिस्क्राइब करना है। अब आप देखिए कि किस प्रकार मैंने आपके सामने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें ये सारे पॉइंट जो ऊपर हेडिंग दिए हैं यहां पर पिरोए हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पिरोना, तो उन बिंदुओं को यहां पिरोया गया है। जैसे कि आज विज्ञान का युग है, विज्ञान ने मनुष्य को अनेक यंत्र प्रदान किए हैं, उनमें एक है कंप्यूटर। और कंप्यूटर एक ऐसा चमत्कार है जिसने दुनिया को हतप्रभ कर दिया, हैरान कर दिया है। इस छोटे से संदूक में दुनिया भर की जानकारी इंसान ने भर दी है। मनुष्य ने अपने दिमाग के बल पर एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसकी एक ही क्लिक पर या उस विषय की सारी जानकारी आपके समक्ष रख देता है। उसने सारे संसार को एक कमरे में बंद कर दिया है। आज कोई भी जानकारी ऐसी नहीं जो इसमें उपलब्ध ना हो। बड़ी से बड़ी गणनाओं को पल भर में, एक सेकंड में हल कर देता है, जिसे प्राप्त करने के लिए आदमी को घंटों लग जाते थे। आज कोई ऐसा स्थान, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, रेल, बैंक, अंतरिक्ष, कंपनी, हवाई यात्रा आदि कोई ऐसा स्थान नहीं जहां कंप्यूटर ने अपने कदम ना रखे हों। आज इसने मनुष्य के जीवन में एक क्रांति ला दी है। आज ये हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है, लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं। जैसे इसके ऊपर अत्यधिक निर्भर रहना इंसान को कमजोर बना सकता है। प्रिय बच्चों, आपने देखा कि आपके उपरोक्त विषय को मैंने कितने एक सिंगल पैराग्राफ में सारे बिंदुओं को यहां इसका विश्लेषण कर दिया। एक दूसरा उदाहरण आपके सामने, जो कि आजकल अत्यधिक प्रयोग हो रहा है और एक स्लोगन भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इस पर आप विचार देखेंगे आप कि किस तरह से मैंने इस उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में पूरे भारतवर्ष में बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए चलाया गया आंदोलन है। यह एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य बालिकाओं में लिंग अनुपात को घटाना है। दरअसल भारतीय समाज दकियानूशी ख्यालों वाला है जो लड़का और लड़की में भेद करता है। इसी विचार को समाप्त करने के लिए लोगों को जागरूक करना इस अभियान का मूल उद्देश्य है। आज 21वीं सदी है, इसलिए लड़का और लड़की में भेद करना अनुचित है। भारत में लड़की को बोझ समझते हैं, इसलिए उससे जन्म के समय से ही भेदभाव शुरू कर देते हैं। मेरे विचार में दुनिया की आधी आबादी से इस प्रकार भेदभाव करना आज के लिए उचित नहीं। यही कारण है कि हमारे समाज में लड़कियों का प्रति व्यक्ति अनुपात कम होता जा रहा है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया ताकि लोग इसके महत्व को समझ सकें। इस प्रकार हमारा कर्तव्य है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उन्हें आत्मसम्मान भरा जीवन दें। प्रिय बच्चों, आप देख रहे हैं कि इस एक ही पैराग्राफ में मैंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो स्लोगन है, पहले कहां से कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, उसको बताया मैंने। फिर उसको पढ़ाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई वो बताया। फिर वो महसूस क्यों किया गया, ये स्लोगन या ये अभियान चलाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, उसके नीचे आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप देखेंगे कि किस तरह 80 से 100 शब्दों के बीच में एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद आपने लिखा। ये बच्चों, एक और उदाहरण है जो कि आमतौर पर आजकल हमारा ज्वलंत समस्या है, बाल श्रम अथवा बाल मजदूरी। इसके बिंदु हैं प्रिय बच्चों, संकेत बिंदु आपके सामने है। बाल मजदूरी का अर्थ, कारण, प्रभाव और समाधान। आपको अपना अनुच्छेद की जो शब्द सीमा है वो ध्यान में रखनी है। अब देखिए, बाल श्रम का अर्थ है बच्चों से मजदूरी करवाना, अर्थात 5 साल से लेकर 14 साल के बच्चों से काम करवाना। किसी भी क्षेत्र में बच्चों द्वारा बचपन में कराया गया काम ही बाल श्रम होता है।
यह एक दबावपूर्ण व्यवहार है। दरअसल बचपन बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि इसे कोई छीनता है तो वह उनके प्रति दुर्व्यवहार है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा अनाथ होना। असल में भारत में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। वे गरीब लोग अपने बच्चों को पेट भरने के लिए काम पर भेज देते हैं। अब समस्या ये है कि जो आयु बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने की होती है, उस समय वे काम पर जा रहे होते हैं। वे मौलिक अधिकार शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बड़े दुख की बात है कि जो आयु उनके भावी जीवन को सुधारने के लिए होती है, उसमें वे मजदूरी कर रहे होते हैं। उसी समय उसी की आयु के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं। उस नासमझ उम्र में उनका शोषण हो रहा होता है, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। ये मानवीयता के लिए श्राप है। मेरा मानना है कि इस समस्या को हल तभी हो सकता है जब हमारी सरकार कठोर कानून बनाए तथा बेरोजगारी को दूर करने के उपाय करे तथा समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझे। तो प्रिय बच्चों, आपने देखा कि मैंने बाल मजदूरी का अर्थ, उसके कारण, उसका प्रभाव और उसका समाधान कम शब्दों में और कुछ वाक्यों के अंदर हर संकेत बिंदु को अभिव्यक्त करके आपके सामने का आदर्श अनुच्छेद आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है प्रिय बच्चों, आप अनुच्छेद लेखन के महत्वपूर्ण बिंदुओं और इन उदाहरणों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।